हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टी स्टार स्टडी पॉइंट। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जो टेट की जो तैयारी होती है वो मैं अपने चैनल पे कराती हूँ। ठीक है, मैंने बहुत सारे वीडियो मनोविज्ञान से रिलेटेड, पर्यावरण से रिलेटेड मैंने बहुत सारे वीडियोज़ डाले हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और हाँ, मैं आपको ये बता दूँ कि सी टेट का जो नोटिफिकेशन है वह आ चुका है, इसलिए आप लोग सी टेट का फॉर्म डालिए। और हाँ, एक चीज़ और ध्यान में रखना है आपको कि पहले पहले डालना है, ये नहीं कि लास्ट डेट है तो डालेंगे। ऐसे इसलिए कह रहे हैं ना, क्योंकि जो पिछली बार क्या हुआ था कि जिन बच्चों ने, यानी जिन जिन स्टूडेंट्स ने लेट में डाला था, उनका जो सेंटर है वो कई सौ किलोमीटर दूर चला गया था। इसलिए आप लोग पहले डालेंगे, ये हुआ कि आपके घर के नज़दीक, मतलब जो कम मंडल में ही पड़ता है ना सी टेट का, तो कम दूरी पे आपको मिल जाएगा। अदरवाइज़ अगर आप लोगों ने बहुत दिन लगा दिए या फिर लास्ट डेट का वेट करने लगे कि लास्ट डेट में डालेंगे, तो बहुत ही नुकसान हो सकता है। इसलिए आप लोग अभी से अपना जो क्या है फॉर्म फिलअप कर दें, आप ही को आसानी हो। कोई भी काम करने के लिए मन, लगन और परिश्रम बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप लोग अगर मन, लगन, परिश्रम से कोई भी चीज़ करेंगे तो हर चीज़ को आप हासिल कर सकते हैं। परिश्रम एक ऐसा चीज़ है कि जो भी परिश्रम करता है वह विफल नहीं होता है, उसे उसका जो टारगेट है, उसका लक्ष्य उसे ज़रूर मिल जाता है। इसलिए आप लोग ये जो सी टेट का आया है उसको फॉर्म फिलअप करिए और पढ़ाई में लग जाइए और सी टेट क्वालिफाई करके एक सरकारी नौकरी अपने लिए फ़िक्स करिए। ओके, ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। और हाँ, एक चीज़ और जान जाइए आप लोग कि सी टेट तो आ ही गया है, और हो सकता है यूपी टेट भी आए, और सुपर टेट तो कंफर्म है। ठीक है, वो आएगा ही आएगा, उसका गठन हो रहा है। जिस दिन से नए आयोग का गठन होगा, उस दिन शिक्षा आयोग का जो गठन होगा तो आपका सुपर टेट का ज़रूर विज्ञापन आएगा। इसलिए आप लोग पढ़ाई में लग जाइए। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था भारत की नदियों के बारे में, और जो भारत की नदियों को मैंने बोला था कि ये दो भागों में हम लोग विभाजित करते हैं। किसमें किसमें? हिमालय से निकलने वाली नदियाँ और प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। पिछली वीडियो में मैंने हिमालय से निकलने वाली जो नदियाँ हैं उनके बारे में डिटेल पढ़ा है। आज मैं बता दूं आपको कि हिमालय से जो नदियाँ निकलती हैं वह 12 महीना उसमें पानी रहता है, यानी वो बारहमासी होती हैं। यानी कैसे निकलती है? वो बर्फ़ के पिघलने से और ग्लेशियरों के पिघलने से जो पानी निकलता है वह हिमालय की नदियों में भरा रहता है, जिससे साल भर तक उसमें पानी की कमी नहीं होती है। और इसे 3 भागों में विभक्त किया गया है: सिंधु नदी प्रणाली, ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली और गंगा नदी प्रणाली। मैंने इन तीनों को विस्तार पूर्वक पढ़ा है, वीडियो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इनको मैं भारत की नदियों को, ये जो दोनों है, जो दो भागों में बटा, प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ और हिमालय की से निकलने वाली नदियाँ, इनको एक साथ इसलिए नहीं पढ़ा है क्योंकि बहुत काफ़ी मतलब लंबा हो जाता है वीडियो। इसलिए मैंने कल इसे क्लियर किया और आज मैं इसे क्लियर करूँगी। मैं हर एक वीडियो में आपको कहती हूँ कि अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट ज़रूर करें, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और कोई भी इसमें डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कत हो, आप कमेंट ज़रूर करें। ओके, तो अब आज हम लोग प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में पढ़ेंगे। और मैं, आपको पता ही है कि मैं ज़्यादा डीपली करके नहीं पढ़ाती हूँ, उतना ही पढ़ाती हूँ जितना एग्ज़ाम में आप पकड़ सकें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ आप जान गए। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ के बारे में आप लोगों ने पढ़ लिया है। अब प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में पढ़ेंगे। जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ होती है वो प्रौढ़ावस्था में है। प्रौढ़ावस्था में का मतलब ये है कि ये जो इनका जो आधार तल है, जो नीचे का इनका जो तल होता है, ठीक है, वो पूरा अपना लगभग गहरा कर चुकी है, उससे ज़्यादा वो गहरा नहीं करेंगे। यानी इसे प्राचीन नदियाँ भी कहा जाता है। जैसे हिमालय की जो नदियाँ हैं, चाहे ब्रह्मपुत्र हो, सिंधु हो, गंगा हो, ये सब नदियाँ हैं, ये नवीन है। इनका जो तल होता है, ठीक है, इनका जो तल होता है यह गहरा करते हुए अभी तक गहरा कर रही हैं। ठीक है, लेकिन ये जो है प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियाँ हैं वह जो है वो उनका जो तल है वो गहरा हो चुका है, उससे ज़्यादा वो नहीं कर पा रही है। कर पा गया मतलब वो अपना पूरा काम कंप्लीट कर चुकी हैं, इसलिए इन्हें प्रौढ़ावस्था में कहा गया या प्राचीन नदी कहा गया है।
प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियाँ हैं वो अपने घाटी को गहरा करने का काम लगभग समाप्त कर चुकी है। ठीक है, यानी उनके जो आधार तल है उसको वो प्राप्त कर चुकी हैं। किसी भी नदी का आधार तल समुद्र तल होता है, याद रखिएगा। यानी इससे हमें ये पता चलता है कि जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हैं वो अपनी घाटी को गहरा कर चुकी हैं। ठीक है, उससे ज़्यादा वो नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ हैं वो गहरा करते हुए अभी तक उसका काम जारी है, यानी वो गहरा कर रही है, यानी वो समुद्र तल के जो आधार है वहाँ तक नहीं पहुँची है। क्लियर है? यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट्स। ओके। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों का जो मार्ग है वह क्या होता है? निश्चित होता है। लेकिन हिमालय से जो निकलती हैं नदियाँ, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये सब जो नदियाँ हैं वो उनका मार्ग निश्चित बिल्कुल नहीं होता है, वो विचलित रहता है। वो इधर जाएंगी तो इधर से मुड़ जाती हैं। लेकिन अगर ये प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हैं तो उनका जो ये मार्ग बना हो तो ऐसे ही वो जाएंगी। दोनों में अंतर है। यानी हम ये कह सकते हैं कि प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियाँ हैं उनका जो उद्गम से लेकर के मुहाने तक अपनी घाटी पर ही प्रभावित होती है। यानी जो इनका ये रास्ता है इसी पर वही वह प्रवाहित होती हैं, इधर उधर वो भटकती नहीं हैं। प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ अपने उद्गम से लेकर मुहाने तक कठोर चट्टानों पर प्रवाहित होती है। यानी प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियाँ हैं उनके रास्ते में ये जो पहाड़ है रहते हैं और इस पर भी वह प्रभावित होती हैं। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि जो हिमालय की नदियाँ होती हैं वो अपने रास्ते से भटक जाती है, इधर उधर चल जाती है। लेकिन प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ वो उद्गम से लेकर मुहाने तक अपनी घाटी पर ही प्रवाहित होती हैं। और जो प्रवाहित होती हैं उनके बीच में क्या होता है? चट्टानें भी होती हैं, कठोर चट्टानें होती हैं, उससे होकर वो प्रवाहित होती हैं। अब देखिए एग्जाम में पूछता है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सबसे लंबी कौन सी है? गोदावरी नदी। और इसकी लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर। लेकिन उसमें कौन था सबसे लंबी नदी? हिमालय से निकलने वाली सबसे जो लंबी नदी थी वो कौन सी नदी थी? गंगा नदी। और इसकी कुल लंबाई कितनी थी? 2525 किलोमीटर। लेकिन यह प्रायद्वीपीय भारत से निकलने वाली यानी दक्षिण भारत से निकलने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी। याद रखिएगा, गोदावरी नदी। और इसकी लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर। ये सब बारीकियों को देखा जाता है और ऐसे कंपेयर करके याद भी हो जाता है। जैसे हिमालय से निकलने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। और इससे दक्षिण भारत यानी प्रायद्वीपीय भारत से निकलने वाली सबसे लंबी नदी गोदावरी। गंगा की लंबाई 2525 किलोमीटर और गोदावरी की कितनी है? 1465। ऐसे करके याद करेंगे तो एकदम आसानी से याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इजी वे में भी आप अपनी पढ़ाई भी कर सकते हैं, कोई बर्डन, कोई बोझ नहीं लगेगा। अब ये भी अंतर जान जाइए कि जो मैंने आपको बताया ना हिमालय से निकलने वाली नदियाँ को वर्षा भर। प्रायद्वीपीय भारत की एक और नदियों की एक और खासियत है कि उसमें जो होता है वो टोटल डिपेंड होती है वर्षा पे। ठीक है, वो टोटल डिपेंड होती है किस पे? वर्षा पे। यानी जब बारिश का पानी उनके में रहता है तो बारिश तो पानी रहता है और नहीं तो वो सूख जाती हैं। लेकिन हिमालय से निकलने वाली नदियाँ वो सालों भर उसमें पानी रहता है। ये एक डिफरेंस हो गया। प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियाँ होती हैं हिमरेखा की औसत, देखिए इतना जानिए कि हिमरेखा की जो औसत ऊंचाई होती है वो 4400 मीटर होती है। लेकिन प्रायद्वीपीय भारत की जो पठार की औसत ऊंचाई होती है 800 मीटर। इससे ये मतलब होता है कि जो प्रायद्वीपीय भारत के जो पठार होते हैं उस पर ग्लेशियर नहीं मिलते हैं। यदि ग्लेशियर मिलते तो उसमें वर्ष भर पानी रहता और वो जो ग्लेशियर जो पिघलते तो उसमें पानी की मात्रा की बिल्कुल कमी नहीं होती है। लेकिन क्या होता है, हिमरेखा की ऊंचाई 4400 मीटर होती है और पठार की जो औसत ऊंचाई होती है वो 800 मीटर होती है। ठीक है, इसी वजह से क्या होता है कि इसमें पता चलता है ग्लेशियर उसमें नहीं होता है, जिसके कारण प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियाँ होती हैं, दक्षिण भारत की जो नदियाँ होती हैं वो टोटली डिपेंड किस पे होती हैं? वर्षा पे। यदि वर्षा हुई तो उसमें पानी रहा, वर्षा नहीं हुई तो वो सूख जाती हैं। क्लियर है? अब दोनों को कंपेयर करके पढ़ेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। कोई भी चीज़ को ट्रिक वाइज पढ़ेंगे तो एकदम इंटरेस्ट भी आता है पढ़ने में और समझ में भी आता है। यानी इसका ट्रिक ये है कि दोनों को कंपेयर करके पढ़े, हिमालय से निकलने वाली नदी और प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में से। इतना तो आपको समझ में आ गया ना कि प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियाँ हैं उसमें
कितनी मतलब कौन सबसे बड़ी नदी है, उसमें कैसे वो साल भर पानी नहीं रहता है क्योंकि वो टोटली वर्षा पे डिपेंड होती है। ये सब दक्षिण भारत की नदियों के बारे में आप लोगों ने पढ़ लिया। और इससे भी जिस तरह हिमालय की नदियों को 3 भागों में बांटा गया है, वैसे ही प्रायद्वीपीय भारत यानी दक्षिण भारत की नदियों को 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, और ये 2 भाग है, एक अरब सागर में जल गिराने वाली नदी यानी वो नदी जो बहती हुई आके वो अरब सागर में मिल जाती है, और दूसरी बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियाँ। अब देखिए अरब सागर में जो आकर के मिलती है वो नदी, अरब सागर में जल गिराने वाली दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ जो होती है, क्रम जो उनका जो क्रम होता है उत्तर से वो बहती हुई आती हैं। ठीक है, किधर से बहती हुई आती हैं? उत्तर से बहती हुई आती हैं और दक्षिण की ओर आ करके आती हैं। जैसे कौन कौन सी नदी है? लूनी, साबरमती, माही, नर्मदा, तापी, मांडवी, जुआरी, शरावती, गंग, पियार और भरतपुर। ठीक है, ये जो नदियाँ आती हैं यह क्रम वाइज मतलब उत्तर से दक्षिण की तरफ बहती हुई आती हैं, उसके बाद आकर ये अरब सागर में जल गिराती हैं। इन नदियों के बारे में याद रखिएगा कि कौन कौन सी नदी अरब सागर में जल गिराती है। ठीक है, मोटे तौर पर जान जाइए कि इसको 2 भागों में बांटा गया है। दक्षिण भारत की नदियों को एक अरब सागर में मिलने वाली और एक बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली। और अरब सागर में मिलने वाली ये सब नदियाँ हैं, लूनी, साबरमती, माही, नर्मदा, तापी, मांडवी, जुआरी, शरावती, पेरियार और भारतपुर। क्लियर है ना? अब देखिए बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदी, बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली या पूर्वी तट पर प्रभावित होने वाली दक्षिण भारत की नदियाँ। जो अरब सागर में जो गिराने वाली थी वो उत्तर से दक्षिण की तरफ बहती थी, लेकिन ये जो बंगाल की खाड़ी में जो नदियाँ मिलती हैं वह पूर्वी तट पर प्रवाहित होती हैं। ठीक है, एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है कि पूर्वी तट पर प्रवाहित होने वाली दक्षिण भारत की कौन कौन सी नदियाँ हैं। ठीक है, तो ये क्या होती है? उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम इस प्रकार है, यानी जो उनका जो क्रम होता है उत्तर से दक्षिण की, यानी पूर्वी तट पर प्रवाहित होने वाली ये जो नदियाँ होती हैं उनका उत्तर से दक्षिण तक क्रम ये है। अरब सागर वाला आप लोगों को पता ही चल गया है कि उत्तर से दक्षिण के क्रम कौन सा। अब ये देखिए बंगाल की खाड़ी में जो विलीन होती हैं नदियाँ उनका उत्तर से दक्षिण का क्रम कौन सा है? दामोदर, स्वर्णरेखा, वैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पन्नौर, कावेरी, वैगई और ताम्रपर्णी। इतना तो आपको समझ में आ गया बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी नदियाँ गिरती है। और देखिए जो दामोदर है इसे क्या कहलाता है? ये दामोदर नदी को है, इसे बंगाल का शोक भी कहलाता है ये। और इसमें देखिए गोदावरी नदी, ये क्या है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, इस तरह दोनों पार्ट भारत की जो नदियाँ हैं, जो भारत की नदियाँ हैं वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। ठीक है जी, मैंने 2 भागों में कर करके इन्हें बताया है। एक हिमालय से निकलने वाली नदी मैंने पिछली वीडियो में क्लियर किया था, और आज प्रायद्वीपीय भारत की नदी। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत की नदी ये कंप्लीट हो गया। मैं बार बार आप लोगों को कहती हूँ कि अगर मेरी पढ़ाने में अगर कोई दिक्कत हो या कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट ज़रूर करें। इससे मुझे ये पता चलेगा कि हाँ मैंने क्या गलती की है, क्या कमी है, या फिर आप क्या पढ़ना चाहते हैं, किस तरह पढ़ना चाहते हैं, तो मुझे पता चलेगा। मैं वैसे भी वीडियो बना के अपलोड करूँगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, गुड बाय, वंदे मातरम।